हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है यूना। यूना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। उसके पास था एक ब्यूटीफुल फेस, उसका रेपुटेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारे पैसे, एकदम परफेक्ट। दुनिया की सारी खुशी होने के बाद भी कहीं ना कहीं यूना के पास एक खालीपन रह गया था, क्योंकि उसके पास कोई भी अच्छा हस्बैंड नहीं था, ना कि उसका कोई अच्छा लाइफ पार्टनर। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम यूना को एक बहुत ही सुंदर सी वाइट गाउन में देखते हैं, क्योंकि आज यूना की शादी थी, पर इस शादी में वो अपने फियांसे को एक्सपोज करने वाली थी। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं यूना स्टेज के ऊपर आ चुकी थी, और आने के साथ साथ ही जब उससे पूछा गया वो शादी के लिए तैयार है या फिर नहीं, तब वो सीधे सबके सामने मना कर देती है। वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ शादी वहाँ पे ही तोड़ देती हैं, जो सुन के यूजुअली उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यूना के ऊपर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या, यहाँ पे सब कुछ तुम्हें मजाक लग रहा है। जहाँ पे यूना जवाब देती है कि यहाँ पे मजाक तो मेरे साथ चल रही है। और उन दोनों के इसी कन्वर्सेशन के बीच यूना किसी को इशारा करती है। उसके इशारे के साथ साथ ही प्रोजेक्टर पे एक वीडियो चालू होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे यूना की फियांसे को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होती है। जहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे थे कि यूना का जो हस्बैंड है, मतलब फियांसे, इसके चलते हुए तुरंत ही वहाँ से एक लड़का खड़ा हो जाता है और साथ ही साथ यूना से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसका नाम होता है मिन्हो, जो हमारा आज के इस मूवी का हीरो है। मिन्हो सबके सामने ही कहने लगता है कि हाँ, मैं यूना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर मनी मन मिन्हो तो सोच रहा था कुछ, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। वो सोच रहा था आखिरकार 5 साल बाद मैं आज यूना से मिल रहा हूँ, और वो भी इस तरीके से। पर लगता है यूना को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ साथ ही मिन्हो और यूना की शादी भी हो जाती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों मैरिज ब्यूरो ऑफिस से सर्टिफिकेट लिया होता है। मैरिज ब्यूरो ऑफिस से निकलते हुए यूना मिन्हो से पूछने लगती है कि यहाँ पे आजकल के समय पे हाउस हस्बैंड रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वियर्ड भी है, तो क्या तुम्हें इस सब से परेशानी तो नहीं है। जहाँ पे हमारा मिन्हो जवाब देता है कि नहीं, ये तो उसका एक ख्वाब था और यूना ने ये पूरा भी कर दिया। जिसके जवाब में यूना हाँ कहती है, और साथ ही साथ वो कहती है ठीक है तुम रुको यहाँ पे, मैं मेरा गाड़ी लेके आती हूँ, इसके साथ हम एक साथ मेरे घर चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ ही यूना जब गाड़ी लेने चली जाती है, तब हम देखते हैं कि मिन्हो के पास तुरंत ही उसका असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट आने के साथ साथ ही मिन्हो उसे कहने लग जाता है कि बॉस, आप एक ट्रिलियन कंपनी का मालिक हो, इसके बाद भी आप एक साधारण सा हाउस हस्बैंड बनना चाहते हैं। जिसके जवाब में मिन्हो कहता है मैं यूना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर यूना यही चाहते हैं तो फिर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और धीरे धीरे मेरी असलियत भी उसे बता दूंगा मैं। तो असिस्टेंट पूछने लग जाता है कि तो बॉस आप अभी क्यों नहीं बता देते। तो हमारा मिन्हो कहता है मैं जब से यूना से मिली हूँ उसके बाद से बस उसे परेशान ही देखा हो, अगर मैं अभी उसे बता देता हूँ तो फिर शायद वो खुद को लाचार और ह्यूमिलिएट फील करे, इस वजह से ये अभी नहीं बता सकते हम। शायद ये सारी चीज़ उसके पास एम्बरेसिंग हो। इस कन्वर्सेशन के साथ साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे यूना बहुत ही पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट में थी, और तुरंत ही वहाँ पे उस बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड आ जाता है, जिसके थ्रू यूना को पता लगता है कि वो बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा था, क्योंकि यूना के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। और ये सब पता लगने के बाद वहाँ पे यूना को छोड़ के वो लड़का चला जाता है, और बहुत ही ज़्यादा परेशान होके यूना कुछ देर बाद सीढ़ियों में रोते हुए दिख जाता है हमें। और इसके पास मिन्हो आता है और साथ ही साथ उसे हैंग की भी देता है। पर उसी टाइम वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और साथ ही साथ मिन्हो को पीछे से बार करता है, जिससे यूना उसे प्रोटेक्ट भी करती है, वो भी अपने पेपर स्प्रे से। इसके साथ साथ हमें फिर से रियल टाइम में दिखाया जाता है, और जहाँ पे अगली मॉर्निंग हो चुका होता है, और सुबह सुबह ही यूना के पास उसकी मम्मा की कॉल आ जाती है।
जहाँ पे वो कॉल पिकअप करने के साथ साथ ही यूना की मम्मी बहुत ही ज़्यादा सुनाती रहती है उसे, चिल्लाते हुए यूना को वो कह रही थी कि तुमने शादी कर ली, मैरिज ब्यूरो ऑफिस से सर्टिफिकेट भी ले ली और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। और तो और ये सारी बात मुझे दूसरों से पता लग रही है। जहाँ पे यूना उसकी मम्मी से कहती है, अरे मॉम मैं आपको बताने ही वाली थी, पर मुझे कुछ काम आ गया था और मैं बिज़ी हो गई थी, इस कारण मैं आपको बता नहीं पाई। और इतने में ही यहाँ पे सामने से मतलब हमारा मीनू आ जाता है, जो कि शावर लेके आया होता है और शर्टलेस भी होता है। उसे देख के तो यूना घूर ही जा रही थी, जहाँ पे इस कॉल से भी उसका ध्यान भटक गया था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यूना रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। उसे जाते हुए देखकर मीनू उसके हाथ में एक लंच बॉक्स थमाता है, जो लंच मीनू ने बहुत ही प्यार से यूना के लिए बनाया होता है। इसके बाद यूना इस सब के लिए उसे थैंक्स कहती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद ही मीनू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और यहाँ पे बुला लेता है। थोड़ी देर में असिस्टेंट मीनू को पिकअप करके लेके चला जाता है ऑफिस में। सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं मीनू अपने ऑफिस के केबिन में काम कर रहा था और उसके केबिन में विदाउट परमिशन डेज़ी आ जाती है, जो देख के मीनू गुस्सा तो होता है, साथ ही साथ डेज़ी को वार्न भी करता है कि नेक्स्ट टाइम से वो ना देखे कि बिना नॉक किए डेज़ी अंदर आए। इसके जवाब में डेज़ी कहने लगती है कि ये तो तुम्हारा ही केबिन है, मैं दूसरे की केबिन में थोड़ी ना जा रही हूँ और मैं तो यहाँ पे कभी भी आ सकती हूँ। जिसके जवाब में मीनू कहता है, हाँ ठीक है, पर जो रूल्स है वो फॉलो करो, और यहाँ पे मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ कि तुम मेरे केबिन में कभी भी आ जाओगे। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे मीनू का कॉल आ जाता है, जो यूना का होता है। यूना का कॉल देखी वो तुरंत डेज़ी को चुप करने के लिए इशारा करती है। इसके बाद मीनू वो कॉल पिकअप करते हैं, जहाँ पे बहुत ही प्यार से यूना कह रही होती है कि मुझे घर आ जाने में बहुत ही लेट हो जाएगा, तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे लिए इंतज़ार मत करना, बल्कि तुम खाना खा के सो जाना। जिसके जवाब में मीनू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए आधी रात से भी ज़्यादा इंतज़ार कर सकता हूँ, तो तुम मेरे लिए टेंशन मत करना, बल्कि सेफली घर पहुँच जाना। मीनू के मुंह से वाइफ वाला शब्द सुन के ही मानो कि डेज़ी के पैरों के तले ज़मीन खिसक रही थी। वो तुरंत ही असिस्टेंट से पूछने लग जाती हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो असिस्टेंट भी डेज़ी को जवाब देता है कि अपने सही सुनाए, वो हमारे प्यारे सीईओ के लीगल वाइफ है। जो सुन के डेज़ी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही केबिन से चली जाती है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मीनू ऑलरेडी यूना के मम्मी पापा के घर पहुँच गया था और घर के बाहर खड़ा था, और वहाँ पे असिस्टेंट एक एक करके उनके लिए सारा गिफ्ट बताने लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होता है। इतने में ही मीनू नोटिस करता है कि यूना की कार आ गई है। ये देखे तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, तुरंत सारे गिफ्ट बंद करने लग जाता है और साथ में असिस्टेंट को भी उस गाड़ी के अंदर ढकेल देता है। मीनू को उस कार के सामने खड़े देखकर यूना तुरंत उससे पूछने लग जाते हैं, क्या ये कार तुम्हारा है? क्योंकि ये कार बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होती है, साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स कार भी होती है। मीनू उसे जवाब देने लगता है, अरे ये तो बस एक टैक्सी है। यूना जवाब देती है कि ये बस एक टैक्सी है, कोई टैक्सी ड्राइवर भले एक स्पोर्ट्स कार क्यों चलाएगा। बातों को काटने के लिए मीनू कहने लग जाता है कि शायद ये आखिरी गाड़ी हो जो उसके पास बचा है। ऐसे ही बहाना मारते हुए वो दोनों अंदर की तरफ चली जाती है घर की। यूना की मॉम मीनू को देखने के साथ साथ ही ऑर्डर दे देता है खाना बनाने के लिए, जहाँ पे यूना कहती है कि मॉम हम लोग अभी आए जस्ट, मैं जाके आप लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ। जहाँ पे उसका मम्मी साफ साफ उसे मना कर देते हुए कहता है कि तुम क्यों जाओगे, हमें भी तो पता लगे हमारा दामाद कितना अच्छा खाना बनाता है। मीनू इस बात से एग्री हो जाता है और साथ ही साथ उन मदर इन लॉ मतलब यूना के मम्मी से कहने लगता है कि ठीक है, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसके बाद वो किचन में चला जाता है। मीनू के जाने के बाद मीनू की मदर इन लॉ मतलब यूना की मम्मी यूना पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि क्या तुम्हारा अकल घास चरने गया था? तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए था जो तुमसे प्यार करे, ना कि कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे पैसा देख के तुम्हें
तुमसे प्यार करने का दिखावा करे और शादी करे। ऊपर से मैंने तो ये भी सुना कि तुम उसे शादी के लिए पैसा भी दे रहे हो, मतलब सैलरी। अगर अपने पति को सैलरी देना था तो फिर इसके बदले में एक स्टाफ हायर कर लेती, साथ ही साथ वो तुम्हारे सारे काम भी कर देता। तुरंत ही यहाँ पे योना को ताना देते हुए योना की बहन उसकी मम्मी से कहने लग जाती है कि मम्मी जाने दीजिए, आपको पता है ना मेरी बहन की कितनी बार ब्रेकअप हो गई है, उसके पास तो कोई लड़का टिकता ही नहीं है। अभी शुक्र मनाइए, अभी कुछ दिन के लिए उसके पास न्यू लड़का तो है। ये सब सुनने के बाद योना को गुस्सा आता है और वो अपने बहन से कहने लगती है, कम से कम मेरे पास एक लड़का तो है, मतलब जिससे मैं शादी करी हूँ, मैं अभी शादीशुदा भी हूँ, और तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, यहाँ पे तो एक मक्खी भी नहीं भटकता है। ये सुन के उसके बहन की मुँह बन जाता है। आंटी फिर से शुरू कर देती है कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। तुम एक बार खुद ही सोच के देखो ना योना, तुम एक बिजनेस वीमेन हो और वो एक ढंग से जॉब तक नहीं करता। दूसरी तरफ कुकिंग करते करते मीनू मनी मन सोच रहा था, क्या ये लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं या फिर हमें डिवोर्स करने के लिए कहेंगे। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे लोग लंच करने के लिए एक ही साथ बैठे हुए थे। और यहाँ पे हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मीनू का लाया हुआ सारे गिफ्ट्स डेजी फेंक देती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि गलती से गिर गया, जबकि योना और मीनू को पता है कि उसकी बहन ने ये सब जानबूझकर किया। वो सारे बॉक्स गिरने के साथ साथ वहाँ से एक बॉक्स खुल जाता है, जहाँ पे हम लोग एक जिनसिंग को देखते हैं। इस जिनसिंग को देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते और साथ ही साथ ये भी सोचने लग जाते हैं कि ये तो नकली है, क्योंकि एक जिनसिंग का प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है और साथ ही साथ वो एक बहुत ही रेयर फूड होता है और उसका प्राइस इतना होता है कि उस पैसे में एक बड़ा सा भिला खरीदा जा सकता है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि ये जिनसिंग फेक है। पर यहाँ पे अंकल को इसे परखने का हुनर था, मतलब योना के डैड को। वो इसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोई नकली जिनसिंग नहीं है बल्कि असली है। दूसरी तरफ फिर हम टेबल का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग लंच के लिए बैठे थे और यहाँ पे तेसन ग्रुप के बारे में बात हो रही थी और तेसन ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और यहाँ पे योना की मॉम डैड उसे ब्लेम कर रहे थे कि तुम एक मामूली सी कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं ले पाए, और यहाँ पे देखो तुम्हारी बहन ने वो ले भी ली। तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा होनहार है। और ये सुन के योना पूछने लग जाती है, क्या ये? जहाँ पे उसकी मॉम डैड फिर से जवाब देती है कि नहीं, इसकी बॉयफ्रेंड ने ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काम करना शुरू भी कर दी है। ये बातें सुन के तो योना बहुत ही ज़्यादा हैरान और चौंक जाती है, पर इसी के साथ साथ ही मीनू कह उठता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो लोग इतने आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे। ये बात सुनकर तो योना की बहन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है और साथ ही साथ योना से कहने लगती है कि अपने हस्बैंड को समझा के रखो कि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी कमेंट ना करें। इतने में ही उसकी बहन को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो सब कुछ सुनाने के लिए वो कॉल को लाउड में रख देता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है। पर कॉल पिकअप करने के साथ साथ ही उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा चिल्ला देता है उसके ऊपर और साथ साथ कहता है कि तुमने किया क्या है, तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का दिन बढ़ चुका है और शायद इस बार वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी ना हो। ये सारी बातें सुन के तो उसकी बहन की होश उड़ जाती है कि उसने ऐसा क्या काम कर दिया जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने चली। और उसके बाद से बार बार वो मीनू की तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों निकलने वाली थी इस घर से, पर जाते जाते योना उस जिनसिंग को उठा ले जाता है, ये कहते हुए कि आप लोगों को तो बिलीव ही नहीं है कि ये असली जिनसिंग है, तो यहाँ पे ये रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद वो लोग घर में आ जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं, मतलब योना और मीनू। और मीनू तो योना की तरफ देखे ही जा रही थी, जहाँ पे योना कहती है, क्या तुम्हें कुछ मुझसे कहना है? जहाँ पे मीनू कहता है कि हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें पहले भी मिल चुका हूँ? योना जवाब देती है कि तुम एक आइडल की जैसे लगती हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। इसके बाद योना एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करने के लिए कहता है मीनू को, जिससे कि वो मीनू के पेरेंट्स के साथ मिल पाए। ये सुन के तो मानो मीनू बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था और कहने लग जाता है, क्या मेरे पेरेंट्स के साथ मिलोगे? मतलब हम मिलने वाले हैं?
योना जवाब देती, हाँ इसमें इतने चौंकने वाली कौन सी बात है। और ऐसे भी तुमने मेरे फैमिली के साथ मिल रखे हो, और जहाँ पे वो लोग तुम्हें इनडायरेक्टली रिजेक्ट तो कर दिए, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मान भी लेंगे। और इसी तरीके से हमें तो तुम्हारी फैमिली से भी तो मिलना पड़ेगा ना, और ये भी देखना पड़ेगा कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, या फिर हमारी शादी को। ये सब सुनने के बाद तो मैनू बहाना मारने लग जाता है कि असल में वो लोग माउंटेन में रहते हैं, और तुम्हें पता है ना माउंटेन में इंटरनेट और कनेक्शन कितना ज़्यादा वीक है। इसके बाद योना जवाब देती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे उनका इन्फॉर्मेशन दे दो, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगी। यहाँ पे मिन्हो फिर से सोचने लग जाता है कि वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि इस कंट्री के माउंटेन में उसके मम्मी पापा नहीं रहते, बल्कि स्विट्ज़रलैंड की माउंटेन पे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन आ जाता है, जहाँ पे योना अपनी असिस्टेंट के साथ कंपनी जा रही होती है। इतने में ही वहाँ पे मिया नाम की एक और लड़की आ जाती है, जो योना को देख के ही कहने लग जाती है, क्या तुम तेसन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आए हो। योना उसके जवाब देती है, मैं कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बद्दुआ दे सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मिया फिर से कहने लग जाती है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, इस बार बातें कुछ अलग ही है, क्योंकि क्या तुम्हें पता है थेसन ग्रुप का जो ओनर है मतलब मिस्टर ली, जो मेरा बहुत ही खास दोस्त है, पर अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ उनका मीटिंग फिक्स करवा ही सकती हूँ। यह सब सुनने के बाद मानो योना तो मिया को ताना ही देने लग जाती है कि क्या बोला तुमने, मिस्टर ली तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या फिर बहुत ही खास दोस्त, क्योंकि जितना मुझे पता है और बाकी सबको कि मिस्टर ली अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है, तो फिर वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकते, और तुम झूठ बोलने में एक नंबर माहिर हो। ये जवाब के साथ साथ वो वहाँ से चली जाती है अपने असिस्टेंट के साथ। और यहाँ पे असिस्टेंट भी थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्योंकि उनको मिस्टर ली के बारे में खास कुछ भी नहीं पता है। योना उसे शांत करवाते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। दूसरे हाथ हम लोग हमारे मिस्टर ली को देखते हैं, मतलब मिन्हो को, और वो कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में था, जहाँ पे वो सबके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी मिस्टर ली को बिल्कुल नहीं पसंद है। और इसी टाइम उसके पास उसका असिस्टेंट आ जाता है, और आने के साथ साथ ही उन्हें कहने लगता है कि मैडम नीचे इंतज़ार कर रही है। जो सुन के मिन्हो मतलब हमारा मिस्टर ली मीटिंग छोड़ के उसके वाइफ की ओर भागता है, और नीचे हम फिर से योना को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ खड़ी होती है। वहाँ पे मिया फिर से आ जाती है, और अभी भी उसे तानी दिए जा रही थी कि तुम्हें जितना इंतज़ार करना है योना तुम कर लो, पर तुम देख लेना यहाँ पे कभी भी मिस्टर ली तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे। बेहतर ये होगा तुम चले जाओ यहाँ से और अपने हस्बैंड की गोदी में बैठ जाओ और रोने भी लग जाओ। ये बात सुन के तो योना सोच में पड़ जाती है, आखिर इसको इसके शादी के बारे में कैसे पता चला। जहाँ पे वो फिर से कहने लग जाती है, तुम्हारी शादी के बारे में तो सबको ही पता है, तुमने अपनी शादी पे इतने बड़े ड्रामा जो क्रिएट की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन्हो और असिस्टेंट नीचे तो आ गया होता है, पर वो लोग दूर से ही छुप के उन दोनों की बातें सुन रहे थे और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे थे। योना मिया के सामने से जाने ही वाली थी कि तुरंत ही वो देखता है कि उसके सैंडल टूट जाती है। उसके बाद वो एक एक करके डस्टबिन के और उसकी चप्पल फेंक देती है, और वो फ्लोर के ऊपर खड़ी हो गई। ये सारी चीज़ें मिन्हो तो दूर से ही नोटिस कर रही थी। वो तुरंत ही योना के पास आ जाती है और उसे गोदी में उठा लेता है। इसके बाद योना को लेके मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली के केबिन के बाहर मिया आ गई थी और उनसे मिलने जाने ही वाली थी। तुरंत ही वहाँ पे उनका असिस्टेंट आ जाता है और उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिन्हो को इस तरीके से देख के योना पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे बहाना देते हुए वो जवाब देता है कि मैं यहाँ पे लोगों पे यहाँ पे जंक्शन बेचने के लिए आया था। और इसी कन्वर्सेशन के साथ साथ उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। पर इतने में ही वहाँ पे उनके केबिन में नॉक होती है और वहाँ पे एक स्टाफ योना के लिए स्लीपर देख के भाग जाती है, और वो खुद भी मुस्कुराती रहती है उन दोनों की इस हालत में देखकर, और बहुत ही प्यार से स्लीपर पहना भी देता है मिन्हो। इसके बाद योना मिन्हो से कहने लगती है, मुझे लगता है आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा सा डर लग रही है। मिन्हो कहता है कि तुम ऐसे नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, जहाँ पे योना मिया के बारे में बताता है।
साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि ऐसा रूमर्स है कि मिया के साथ मिस्टर ली का कुछ चक्कर चल रहा है। ये सुन के तो मिस्टर ली मतलब मिन्हो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एकदम हैरान होके खड़े हो जाते हैं और मनी मन सोचने लगते हैं कि यहाँ की स्टाफ मेरे बारे में ये सब गॉसिप करते हैं। अब तो लगता है यूना को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ वो यूना को कुछ भी बोलने जाए उससे पहले ही यूना का असिस्टेंट आ जाता है और मीटिंग के लिए उसे बुलाने भी लगता है और तुरंत ही यहाँ से यूना चली भी जाती है। और उसके जाने के बाद मिन्हो भी अपने असिस्टेंट से कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं यूना कॉन्फ्रेंस रूम पे आई होती है और साथ ही साथ मिया उसकी पैरों की स्लीपर को नोटिस करती है और उसे ताने भी मारने लग जाती है कि तुम्हारी स्लीपर जैसा तुम भी चीप ही हो। जिसके जवाब देते हुए यूना भी कहती है तुम देखो कितने लंबे हील्स पहने आए हो, कितने भी लंबे हील्स पहन लो फिर भी मेरे स्टैंडर्ड को कभी मैच नहीं कर पाओगी। इसके साथ साथ वो मिया की बोलती बंद कर देती है एकदम। दूसरी तरफ हम मिस्टर मिन्हो मतलब मिस्टर ली को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे थे, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने अभी अभी यूना के मुंह से एक रूमर्स सुना है और जो रूमर्स मेरे अगेंस्ट है और मैं बिल्कुल भी ये सब एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मेरे खिलाफ कोई भी अफवाह इस ऑफिस में उड़े। तो सारी चीज़ अभी सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम पर जाने ही वाले थे कि मिन्हो की मम्मा उसे खींच के लेके जाता है। इसके बाद असिस्टेंट खुद ही उस मीटिंग में चले जाते हैं और साथ में मीटिंग शुरू भी कर देता है। मिस्टर ली को यहाँ पे बाकी सब बिना देखे असिस्टेंट से तरह तरह की सवाल पूछने लग जाते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अगर मिस्टर ली इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हम हमारे प्रेजेंटेशन किसे दें और यहाँ पे कौन ही हमारे सारे डिसीजन लेंगे। असिस्टेंट कहने लगता है कि ऐसी कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन है जिसे मिलने वाला है। ये बात सुनने के साथ साथ सारे लोग मिया को सपोर्ट करने लग जाते हैं, साथ में कॉन्ग्रेचुलेट भी करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ मिया एकदम बलून के जैसा फूल जाती है। एक बलून हवा से फूलती है पर यहाँ पे मिया तो ओवर कॉन्फिडेंस से भर रही थी। मिया इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो सबके सामने ही बताने लगती है हाँ ठीक है चलो अब मेरी नाम अनाउंस कर भी दो। और इसके साथ साथ जब असिस्टेंट यहाँ पे यूना का नाम लेता है तब तो जैसे मिया की बोलती बंद हो गई थी। उसके लग रहा होता है शायद उनसे कुछ गलती हुआ है, जहाँ पे असिस्टेंट साफ साफ मिया से कह देता है हमारी ये कंपनी बहुत ही बड़ा है, साथ में बहुत रेपुटेटेड भी है और यहाँ पे हमारे बॉस बिल्कुल भी कोई भी छोटी से छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट सीधा यूना को चले जाता है। यूना को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे लोग यूना की तारीफ़ करने लग जाते हैं और दूसरी तरफ मिया की ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से उसे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। और उन सब के साथ यूना भी मिया से कहने लग जाती है अगली बार से थोड़ी छोटी हील पहन के आना और नहीं तो मेरे आंखों में आग डाल के भी बातें नहीं कर पाओगी। इसके बाद यूना जाके ये कॉन्ट्रैक्ट को ले लेती है, जो देख के मिया बहुत ही ज़्यादा छिड़ी हुई तो होती है, साथ में यूना को बोलने भी लग जाती है ठीक है कोई बात नहीं ले लो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट, पर देख लेना इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने की वजह से तुम बहुत जल्द रिग्रेट करोगी। इसके बाद चिरी चिरी शक्ल लेके वो वहाँ से चली जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आके मिया किसी को कॉल लगाती है, जो होता है किसी एजेंट का नंबर। कॉल पिकअप करने के साथ साथ ही वो बड़ी चिड़चिड़ी सी बोलने लगती है कॉन्ट्रैक्ट यूना को कैसे मिल गया, मैंने तुम्हें इसके लिए पे किया था। जहाँ पे वो एजेंट भी जवाब देता है कि हमें माफ़ करिएगा शायद कोई दिक्कत हो गई थी, हमें मिस्टर ली के बारे में उतना कुछ नहीं पता है जिस कारण से थोड़ा गड़बड़ भी हो गई थी। इसके साथ साथ वो एजेंट भी कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम लोग फिर से यूना को देखते हैं जिसको उसकी सारे कलीग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। वहाँ पे मिया भी आ जाती है और उसके कलीग से कहने लगती है कि इसे क्या ही कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, असल में ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलने वाली थी। पर मिस्टर ली बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम दोनों के अगेंस्ट कोई भी रूमर्स फैले, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट यूना को दे दिया गया, नहीं तो शुरुआत से ये प्रोजेक्ट मेरा था। ये सब सुन के तो यूना मनी मन हंस रही होती है और साथ में सोच भी रही थी कि ये लड़की कभी भी थकती नहीं, भले कितने भी झूठ कह ले या फिर उसे खुद भी पता हो कि ये कितना रॉन्ग है,
उसके बाद भी ये लड़की कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे के साथ साथ वहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन आ जाते हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा बॉक्स लेके आया था यूना के लिए। वो बॉक्स तो ज़्यादा बड़ा नहीं था पर बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लग रहा था। इसके बाद यूना जब उसे ओपन करती है तब वो देखती है वहाँ पे ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत हील होती है और ये हील बिल्कुल ही मिया की हील जैसी होती है, जो देख के मिया फिर से बकबक करना चालू कर देती है। ये हर्मेस का एकदम लिमिटेड एडिशन वाला हील है जो कि पूरी की पूरी कंट्री में बस एक ही है और असली वाला तो मैं पहले से ही पहनी हूँ, तो फिर ये ऑब्वियस है कि तुम्हारी हील्स फेक हैं। और इसके साथ साथ मिया फिर से मिन्हो मतलब मिस्टर ली को क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है। मिया की बहुत ही घटिया क्रिटिसाइज़ की एक बहुत ही प्यारी सी जवाब देती हुई यूना कहने लगती है, देखो मिया, ये हील्स मेरे पति ने बहुत ही प्यार से मेरे लिए भेजा है, चाहे ये फेक हो या रियल, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मेरे लिए बस भावनाएं मायने रखती हैं। और उसके बाद तुरंत ही यूना वो हील्स को पहन लेती है और उसके बगल में जो यूना की फ्रेंड खड़ी रहती है वो साथ ही साथ हील्स के स्कैनर से स्कैन करनी शुरू कर देती है और स्कैन करने के साथ साथ ही उस हील्स के रियल ओनर की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है और ये भी साबित हो जाती है कि ये वाले हील्स असल में रियल है। सामने आया वो डिलीवरी पर्सन भी वही कहने लगता है कि हाँ, ये कोई फेक हील्स नहीं है बल्कि ये रियल हील्स हैं। इसके बाद मिया जब वो इन्फॉर्मेशन देखती है तब वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही साथ गुस्सा होकर वहाँ से चली भी जाती है और जाते हुए वो कह के जाती है कि तुम्हारी जो हील्स है वो बिल्कुल फेक है और मैं ये प्रूफ कर दूँगी। इसके बाद सीन यहाँ पे तुरंत ही चेंज हो जाती है और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यूना अपने केबिन में बैठी हुई होती है जहाँ पे वो अपने पति मतलब मिन्हो को कॉल करती है और साथ ही साथ वो शूज़ के बारे में बात करने लग जाती है। मिन्हो यूना की बात सुन के कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या ये हील्स पसंद नहीं आया? जहाँ पे यूना कहती है कि क्यों नहीं पसंद आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव हील्स है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रिटर्न कर दो। दूसरी तरफ हम मिन्हो मतलब मिस्टर ली के असिस्टेंट को देखते जो बहुत ही आराम से मज़े कर रहे होते और अपने फ़ोन में रील्स स्क्रॉल कर रहा होता है। तुरंत ही उसके पास अपना बॉस का कॉल आता है जहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि 100 पेयर ऑफ शूज़ लाने के लिए, ताकि उस शॉज और जूते में से यूना को कोई ना कोई पसंद आ जाए। और ये सारी बात सुन के तो असिस्टेंट का मुँह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद हम शाम को यूना को देखती है जो अपने घर में होती है। थोड़ी देर में वहाँ पर मिन्हो भी आ जाता है। तुरंत ही यूना मिन्हो का ड्रेस कोड फॉलो करती है जहाँ पे वो देखती है कि ये दूसरा कपड़ा पहना हुआ है जबकि पूरा दोपहर तो कुछ और ही पहना हुआ था। इसके बाद मिन्हो जवाब देती है कि वो सारे सूट वगैरह सब रेंटेड था जिस कारण से वो उसे वापस भी कर दिया है। इसके बाद यूना मिन्हो को अपना पास बुलाती है। जब मिन्हो पास आती है तब यूना उसे किस कर लेती है। इसके बाद यूना उसे कहने लगती है कि तुम पूरे टाइम पे घर के बहुत सारे काम करते हो और एज अ मैन तुम बाहर के काम भी संभालते हो। और इसके साथ साथ वो उसे गोल्ड कार्ड देती है खर्चा करने के लिए। पहले तो मिन्हो ये लेने से मना करती है, तब यूना कहने लगती है तुम मेरी कितना ज़्यादा मदद करते हो और ये तो तुम डिज़र्विंग हो ही, साथ ही साथ मुझे आज कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गई है। साथ ही साथ वो मिन्हो को फिर से थैंक यू भी कहती है और इन बीच उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। पर तुरंत ही वहाँ पे उसकी मम्मी आ जाती है जिस कारण से मिन्हो को वो अपने सामान रूम पे रखने के लिए कहती है। सारी सामान रूम पे रखने के बाद मिन्हो फिर से खाना ही बनाने लग जाता है और दूसरी तरफ यूना अपनी मम्मी से पूछती है अब क्या हो गया, अब फिर से यहाँ पे आप क्यों चले आए? जहाँ पे उसकी मम्मी जवाब देती है कि तुम्हारे डैड के साथ मेरा कुछ बात बिगड़ गई है और कुछ झगड़ा भी हो गया है। जो सुन के यूना कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अब आप घर चले जाइए और शांति से उनसे बात करिए और जो भी है वो सॉर्ट आउट कर लीजिए, जिस कारण से आप लोगों के बीच ये झगड़ा भी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ पे यूना की मम्मी मतलब आंटी फिर से उसे मना कर देती है कि आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली और साथ ही साथ मैं तुम्हारे घर में ही रुकने वाली हूँ। इसके बाद हम रात के सीन देखते जहाँ पे मिन्हो और यूना एक ही रूम पे होती है। जहाँ पे यूना बेड में सोती है तो मिन्हो नीचे मैट्रेस बिछा रहा होता है सोने के लिए। तुरंत ही वहाँ पे
एक्स्ट्रा मैट्रेस मांगने के लिए आंटी आ जाती है और ये सारे चीज़ें छुपाने के लिए मिन्हो और योना तुरंत ही एक साथ बेड में सो जाती है और इसी दौरान उन दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और इसी के साथ साथ मिन्हो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और साथ में अट्रैक्टिव भी लग रहा होता है। उन दोनों को इस हालत में देख के आंटी कहने लगती है कि कुछ तो शर्म खा जाओ, अभी तक तो पूरी तरीके से रात भी नहीं हुआ है। और तुरंत ही वो नीचे रखी हुई एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और मैट्रेस दोनों ही लेके यहाँ से आंटी चली जाती है। उनके जाने के बाद मिन्हो योना से कहने लगता है कि अब तो हमें एक साथ सोना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और मैट्रेस लेके चली गई है। मिन्हो यहाँ पे शर्टलेस होता है जिस कारण से योना बहुत ज़्यादा शर्माती है और साथ ही साथ उसे जल्दी से कपड़े पहनने के लिए कहती है और इस पल में तो मिन्हो भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं उस बेड के दोनों तरफ योना और मिन्हो सो जाता है और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी रहता है। अचानक से मिन्हो योना से पूछने लगता है कि आखिर ऐसा हस्बैंड तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया। जहाँ पे योना कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिसेंट हो, साथ ही साथ तुम्हें फैमिली का ख्याल भी रखना आता है और तुम बहुत अच्छा खाना भी बनाते हो। ये सब सुनने के बाद मिन्हो कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम ऐसे मान के चलो कोई और लड़का हो जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, मतलब हैंडसम हो और साथ ही साथ रिच भी हो, उसे खाना बनाना भी आता हो, साथ में परिवार का ध्यान रखना भी, मतलब अगर वो तुम्हारा सारे रिक्वायरमेंट्स मीट कर दें तब तुम क्या करोगी, क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगी। जहाँ पे योना साफ उसे मना कर देती है कि अगर ऐसा पर्सन मुझे मिले तो मैं तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर दूँगी। बाद में योना उसे कुछ बताने लगती है जहाँ पे हमें कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योना एक लड़के को डेट कर रही थी और तो और उसने उसका रियल आइडेंटिटी भी नहीं बताया होती, क्योंकि जब सबको पता लगा है कि असल में योना है कौन, तब लोगों ने बस उसका फ़ायदा ही उठाया है, हमेशा उसके पैसों के लिए उससे डेट किया है, इसलिए वो अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बताया था उसे। और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, इसी वजह से वो बार बार योना की इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और योना को ही तब भी समझ में आती है कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, पैसों की वजह से कोई लोग बहुत ज़्यादा घमंडी भी बन जाते हैं। उसके बाद फिर से हम रियल टाइम में आ जाते हैं। उसके बाद योना पूछने लगते हैं मिन्हो से कि तुम उस दिन केबिन में मुझे कुछ बताने वाले थे ना, वो कौन सी बात थी। ये बात सुन के तो मिन्हो तुरंत ही इस बात को पलट देता है कि असल में मैंने एक न्यू रेसिपी सीखा है सैंडविच का और वही मैं तुम्हें बताना चाहता था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का गुड नाइट कह के सोने लगते हैं। दूसरे ही सीन में हम मिस्टर मिन्हो का मतलब मिस्टर ली का असिस्टेंट को देखते हैं जिसके बार बार पसीने में हालत ख़राब हो रहा था क्योंकि उनके सामने मिन्हो का मम्मा बैठा हुआ था और मिस्टर असिस्टेंट एक एक करके उसकी मम्मा को सारी बातें बता देता है, जो सुन के तो उसकी मम्मा बिल्कुल हैरान हो जाती है। मिन्हो को मम्मा कहने लगता है कि मेरा बेटा किसी के घर नौकरों की तरह रह रहा है और पूरा काम भी कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हैरान थी। दूसरी तरफ हमें फिर से मिन्हो को दिखाया जाता है जहाँ पे योना का मम्मा मतलब वो आंटी सुबह से ही मिन्हो को बहुत ज़्यादा काम करवाता है, घर का एक हर कोना साफ करवाती है। थोड़ी देर बाद ही योना की नींद टूटने के बाद वो नीचे आती है और ये सब देख के अपनी मम्मा को बंद करने के लिए कहती है। उसकी मम्मा कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसे भी सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम करने से बॉडी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फिट भी रहते हैं। योना अपनी मम्मी से कहने लगती है कि कल से अपने घर में ही ये सब करना, मैंने पापा को कॉल लगा दिया है और डैड आपको थोड़ी देर में पिकअप करने के लिए आ जाएंगे। पर यहाँ पे तो उसकी मम्मा जाने से साफ मना कर देती है। अपनी ढीठ मम्मी को देख के योना फिर से कहने लगती है आप हमारी प्राइवेसी तोड़ रहे हैं और बार बार मिन्हो और मेरे बीच आ रहे हैं, तो इसके बारे में बाद में मुझे कंप्लेंट मत करिएगा। और इसी के साथ साथ ही योना तुरंत ही मिन्हो के पास जाती है और उसके लैप में बैठ जाती है और साथ ही साथ उसे किस भी करने लगती है, जो देख के उसकी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। और इसके बाद जब योना को रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी देर से मिन्हो के लैप में बैठा हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा शाई हो गई और वहाँ से हट। और ये सारे हरकतें रियलाइज़ करके मिन्हो तो एकदम बच्चों की तरह शर्माने लगता है।
सीन यहाँ पे ही चेंज हो जाता है, जहाँ पे हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मिन्हो का मम्मा शॉपिंग करने गई है, जिनके साथ डेज़ी भी होती है। वहाँ पे मिन्हो की मम्मी मतलब आंटी बैक स्टोर का पूरा स्टॉक ही खरीद लेती है, जो देख के डेज़ी को लग रहा होता है कि वो उसके लिए है। और वो आंटी से कहने लगती है कि आंटी, आपको तो मेरी पसंद बखूबी पता है। जहाँ पे आंटी कहने लगती है, अरे वाह, तुम्हें ये सारी चीज़ पसंद है तो ज़रूर मेरे डॉटर इन लॉ को भी पसंद आएगी। और आंटी के मुंह से ये सारी बात सुनने के बाद मानो डेज़ी तो एकदम गुस्से में आग बबूला हो गई और उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के एक एक बातें बताने लगी आंटी को। आंटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी जवाब देती है डेज़ी को कि देखो, वो मेरी बेटे की वाइफ है तो तुम्हें भी उसे रेस्पेक्ट करना होगा और रिस्पेक्टफुली उसका नाम भी लेना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ से आंटी चली जाती है। आंटी के जाने के बाद डेज़ी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने आप में ही कहने लगती है कि यहाँ पे हर कोई बस उसका ही साइड ले रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारी बैग्स की डिलीवरी हो भी चुकी थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं ऑफिस में एक साथ इतने सारे गिफ्ट को देख के सबको लग रहा होता है कि ये सारे मिया ने भेजा है। तुरंत ही वहाँ पे मिया आ जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे एग्री भी कर देती है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ से यूना जा रही थी, जिसे देख के मिया उसे छिड़ाते हुए कहती है और एक बैग उसकी तरफ देख के फेंक देती है कि तुम भी रख ही लो एक। ये हरकतें देख के तो सच में यूना थोड़ा गुस्सा हो जाती है और मिया से कहने लगती है कि शायद तुम्हें चीज़ों की वैल्यू पता नहीं है और तुम कुछ ज़्यादा ही रिच हो गए हो। मिया कहती है हाँ, और ऐसे भी तुम हमेशा ही मुझसे जेलस होती हो। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं स्टाफ और भी ज़्यादा गिफ्ट लेके आ रही होती है और एक साथ इतनी सारे गिफ्ट देख के तो सारे लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो स्टाफ एक चिट्ठी भी देती है जो मिया उनसे छीन लेती है, जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे मिया का नाम नहीं बल्कि यूना का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद मिया के हाथ से वो कार्ड छीन के फिर से यूना के हाथ में दे देती है स्टाफ। इसके साथ साथ वो स्टाफ यूना से माफ़ी भी मांगती है और कहने लगती है कि ये सारी गिफ्ट आपकी माँ ने भेजा है। और ये सुन के तो यूना को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने ये सब भेजा है। तो फिर वो स्टाफ फिर से कहने लगती कि कोई बात नहीं, मैडम यहाँ पे बहुत जल्द पहुँच जाएंगी। पर यहाँ पे तो दूसरे तरफ मैडम को हमारा मिन्हो एलिवेटर में दूसरी तरफ लेके चला गया होता है। दूसरी तरफ जब कंफर्म हो जाते हैं यूना को कि ये सारे गिफ्ट्स उसके लिए आई हैं, तो वो मिया से कहने लग जाती है कि चलो ये सारे गिफ्ट्स तो मेरी हैं, तो फिर इस गिफ्ट्स को ये मिट्टी से उठाओ और मेरे हाथ में दो और साथ में माफ़ी भी मांगो। यहाँ पे बेशक मिया को ये करनी भी पड़ती है वहाँ पे मिन्हो। इसके बाद यूना फिर से मिया से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे जैसी उतना उदार तो हूँ नहीं कि तुम्हें एक गिफ्ट ऑफ़र करूँ। इसके बाद थोड़ी देर में ही यूना वहाँ से चली जाती है और अपनी केबिन में बैठकर वो कार्ड्स को फिर से देखने लग जाती है। और साथ ही साथ वो उसकी मम्मी को कॉल करते हैं और कहने लगती है कि देखिए, मुझे पता तो है आप कभी भी मेरे लिए गिफ्ट भेज ही नहीं सकते हैं, लेकिन इनकेस आपका गिफ्ट मेरे ऑफिस के एड्रेस में आ ही गया है तो इसके साथ साथ तुरंत उसकी मम्मी कहने लगती है हाँ, गिफ्ट सुबह मैं भेजूँगी, पर वो डिवोर्स एग्रीमेंट होगा और वो होगा तुम्हारा और तुम्हारी हस्बैंड की डाइवोर्स का पेपर। इसके अलावा तुम्हें गिफ्ट भेजने का टाइम मेरे पास है भी नहीं। इसके साथ साथ वो कॉल भी कट कर देती है। थोड़ी देर में उसकी केबिन में उसकी एक कलीग आती है जो आके कहने लगती है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा न्यू क्लाइंट आया है और इसे तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब भी वो जाके अपने क्लाइंट से मिलती हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि उसका ही एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बहुत शांत भी हो जाती है। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं मिन्हो और उसकी मॉम को, जो एक साथ कॉफ़ी पीते पीते बात कर रहे थे। मिन्हो बार बार अपनी मम्मी से कहने लगता है कि आप अभी यूना से नहीं मिल सकते हैं, मैंने आपसे कहा ना बाद में मिल लीजिएगा उससे। आंटी कहने लगती है कि तुम कर क्या रही हो मेरी पीठ पीछे, मुझे सब कुछ पता है, और इसके अलावा ये बताओ कि तुम अपना असलियत कब उसे बताने वाले हो। जिसके जवाब देते हुए मिन्हो कहता है कि अभी समय थोड़ा सा अलग चल रहा है, अभी सिचुएशन नहीं है कि मैं उसे सब कुछ सच बता दूँ, तो ये सब थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खुद जाके अच्छा समय देख के उसे सब कुछ बता दूँगा मम्मी। पर आपको यहाँ पे शांत रहना पड़ेगा, आप उससे कुछ भी रिवील मत करिए।
ये सब सुनने के बाद उसकी मम्मी कहने लग जाती है कि मैं उसके लिए स्पेंड क्यों ही ना करूं, वो मेरा एकलौता बेटे का बहू है, मतलब मेरी प्यारी सी डॉटर इन लॉ। उसके लिए तो ये गिफ्ट्स का मैं बहुत सारे पैसे गंवा सकती हूँ। इतने में यहाँ पे योना अपने न्यू क्लाइंट मतलब अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेके उसी रेस्टोरेंट में आ गया होता है जहाँ पे योना की मदर इन लॉ मतलब मिन्हो की मम्मी और मिन्हो खुद बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उन दोनों को आते हुए देखते और साथ ही साथ अपना मुंह छुपा लेता है मिन्हो और साथ ही साथ अपने मम्मा को भी छुपने के लिए कहता है वो, जहाँ पे आंटी जवाब देती है कि तुम अपनी फ़िक्र करो, अगर योना यहाँ पे मुझे देख भी लेगी तो भी उसे कुछ भी शक नहीं होगा कि वो कहेगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ ना कि तुम्हारी मम्मा। इतने में यहाँ पे योना और उसका एक्स बॉयफ्रेंड बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे ऑफ़र कर रहा था कि योना उसकी कंपनी में काम करे। तो योना भी कहती है कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई, जहाँ पे एक एक करके सारी बातें वो बताने लग जाता है। पर हमारा योना यहाँ पे साफ साफ उसे रिजेक्ट कर देती है। योना साथ ही साथ कहने लग जाती है कि गलतफहमी मत पालो, मैं यहाँ पे तुमसे बस B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस काम करना चाहती हूँ, तो अच्छा यही होगा कि हद में रहा जाए। जहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि ठीक है B2B ही सही रहेगा। और ये सारी बात कहने के साथ साथ वो योना का एक्स बॉयफ्रेंड उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, जो देख के पीछे के टेबल से मिन्हो बहुत ही ज़्यादा भड़क रहा था और साथ ही साथ वो बार बार अपनी सीट से खड़ा हो जा रहा था, जहाँ पे उसकी मम्मी उसे बार बार शांत करवा रही थी। और थोड़ी देर में ही वो जानबूझ के योना को कॉल लगा लेता है और साथ में वो कहने लगता है कि शायद मेरा पैर टूट गया है, तुम जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ। ये सुन के तो योना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बेचारी साथ ही साथ वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे तो मिन्हो की मम्मी ये सब बैठ के देख रही है और मन ही मन सोच रही है कि असल में मेरा बेटा कितना ज़्यादा झूठ कह सकता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं मिन्हो पहले से ही अपने पैरों में पट्टी वट्टी बांध के एकदम रेडी होके बैठा हुआ था, जहाँ पे योना आ जाती है और साथ ही साथ वो पूछने लगती है कि ऐसे कैसे हुआ और साथ में डॉक्टर ने क्या कहा, जहाँ पे मिन्हो भी बेशर्म की तरह जवाब देता है कि डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते के लिए कम्प्लीटली बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया है। और मिन्हो ऐसा नाटक करता है कि वो बार बार गिर ही जा रहा था योना के ऊपर, तो जैसे तैसे करके योना उसे घर में लेके आ जाती है। मिन्हो को काउच में बैठाने के बाद योना जा रही थी काम करने, पर जहाँ पे मिन्हो उसे रोक लेता है। योना कहने लगती है कि अभी तक घर के सारे काम तुम करते आए हो, तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी काम कर लूँगी तो क्या ही हो जाएगा। इसके बाद योना काम करने चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके फ़ोन में मिन्हो को एक नोटिफिकेशन देखता है और उसके साथ साथ एक इवेंट वाले इन्विटेशन भी। तो मिन्हो योना से उस इवेंट के बारे में पूछता है। उसके बाद योना उसे उस इवेंट के बारे में बताने लग जाती है जहाँ पे वो जाने वाली थी उस इवेंट पे। इसके बाद हम लोग रात के सीन देखते हैं, जहाँ पे कमरे में मिन्हो अपनी मम्मा से बात कर रहा था और वहाँ पे उसे बुलाने के लिए तुरंत ही योना भी आ जाती है। इसके बाद योना मिन्हो को लेके रेस्टरूम आ गई होती है, जहाँ पे मिन्हो बिल्कुल शर्टलेस था और योना उसे टॉवल से सोप कर रही होती है, जहाँ पे योना मिन्हो की कंधे की बहुत चोट के निशान देखती है और उससे पूछने लग जाती है, जहाँ पे मिन्हो कहने लग जाता है कि ये 5 साल पुराना है, जो देख के योना कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और तुरंत ही मिन्हो फिर से बोलने लग जाता है कि हाँ चोट तो लगा है, पर एक लड़की ने आके मुझे बचा लिया था। जो सुन के योना मानो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही साथ वो उस टॉवल को उसकी तरफ फेंक के कहने लगती है कि ठीक है ये वाले काम भी तो उसी लड़की से करवा लो। और गुस्से में वहाँ से वो चली भी जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं, जहाँ पे इवेंट पर जाने के लिए योना रेडी हो रही थी, पर उसकी जो ड्रेस की जिप थी वो उससे बंद नहीं हो रही थी। इसके बाद वो मिन्हो की हेल्प लेने के लिए मिन्हो के पास आता है और उसे बुलाने लग जाता है। और ये देखे तो मानो मिन्हो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिया को, जो उस इवेंट में पहुँच चुका था और वो भी योना के उस कलीग के साथ, और साथ ही साथ बहुत सारे मिस्टर ली के बारे में डिंगे भी हाँक रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे योना भी आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं गार्ड्स उनके इनविटेशन कार्ड चेक करता है और साथ ही साथ उनके आइडेंटिटी कार्ड भी, जो देख के मिया कहने लगती है कि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों, जहाँ पे वो गार्ड जवाब देता है कि यहाँ पे मिस्टर ली भी आने वाला है।
जिस कारण से सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रखा है, जिससे कि उनकी जान को कोई खतरा ना आ जाए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इवेंट के बाहर एक बहुत ही लग्जूरियस कार आके खड़ा होता है और उस कार से तुरंत ही मिस्टर ली बाहर आते हैं। उनके बाहर आने के साथ साथ ही उनके पास खड़े रहे गार्ड्स अम्ब्रेला से उनके फेस को गार्ड कर देता है। उसके बाद मिस्टर ली उस इवेंट में आ तो जाते हैं, पर उस अम्ब्रेला की वजह से मिया या फिर योना कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाती है। उसके बाद योना उनके पीछे पीछे चली जाती है, जिसे देख के मिया भी उसके पीछे पीछे जाती है लिफ्ट तक। इसके बाद वो कलीग योना के सामने मिया को कहने लगती है कि तुम एक काम करो, तुम मिस्टर ली को कॉल कर लो, जहाँ पे मिया बहाना देने के लिए कहती है कि नहीं अभी वो बिजी है, मैं कॉल उनको प्राइवेट में कर लूँगी। और यहाँ पे तो इस बार उस कलीग भी कहने लगती है कि आखिर तुम और कितना झूठ कहोगी, अगर मिस्टर ली तुम्हें जानते ही होते तो कम से कम आते वक्त तुम्हें एक बार ग्रेट तो करते, ऐसे इग्नोर तो कम से कम नहीं करता। साथ ही साथ मिया यहाँ पे उस अम्ब्रेला का बहाना देने लगता है और कहने भी लगता है कि वो कभी भी मुझे भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आज से 5 साल पहले उनकी जान को जो बचाया था। इसके साथ साथ वो काफ़ी सारी झूठी स्टोरी उनके सामने प्रेजेंट करती है और इसके बाद वो सब उस रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ पे सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। साथ ही साथ वहाँ पे इन्विटेशन भी बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही दिया जाता है। उसके बाद वो लोग जिस टेबल में बैठे हुए थे, थोड़ी देर में ही वहाँ पे एक वाइन का बॉटल आता है जो मिस्टर ली के तरफ से था, और उसे देखते ही मिया फिर से भूल जाती है और कहने लगती है ये तो आना ही था ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरे लिए जो भेजा है मिस्टर ली ने। दूसरी तरफ हम डेज़ी को देखते हैं जो उस टेबल में सारी चीज़ें मिस्टर ली के नाम से भेज रही होती है, ताकि असल में मिनो की वाइफ मतलब मिस्टर ली की वाइफ कौन है वो पता लगा पाए। उसके बाद उस टेबल में जब चेक करने आती है डेज़ी, तो वो देखती है ये वाइन का बॉटल मिनो के हाथ में है, जो देखने के बाद तो उन दोनों के बीच मानो एकदम कैट फाइट शुरू हो जाती है। और इन दोनों कैट फाइट के बीच योना और उसका कलीग बहुत ही अच्छे से मज़ा ले रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनो और इसकी मम्मा को जो एक सेपरेट टेबल में बैठ के बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे आंटी मतलब मिनो की मम्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी मिनो के ऊपर। वो बार बार कह रही थी कि कब वो दिन आएगा जब तुम अपने वाइफ को सारे सच बात बता दोगे। इतने में ही उन दोनों को बाहर की झमेले की आवाज़ आती है। मिनो तो वहाँ से तुरंत चली जाता है और जाते वक्त अपनी मम्मी को कह के जाता है कि कुछ भी हो जाए आप बाहर उस रूम पे मत आइएगा। थोड़ी देर में जब मिनो उस रूम पे आ जाती है तो योना उसे पहले ही नोटिस कर लेती है और उसके बाद वो मिनो को लेके बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद योना पूछने लगते हैं मिनो से कि तुम असल में यहाँ पे क्या करो, जहाँ पे वो झूठ मूठ कहने लगता है कि असल में यहाँ पे मैं झिन कैसे प्लांट करते वो सिखाने के लिए आया था लोगों को। और साथ में मिनो को चश्मा पहनते हुए देख कर योना पूछने लगती है कि तुम कब से चश्मा पहनने लगे। फिर से मिनो जवाब देता है कि असल में ये 0 पावर वाला चश्मा है और ये लगाने के बाद मैं कुछ ज़्यादा स्मार्ट दिखता हूँ, तो इसी वजह से मैं चश्मा वेयर की हूँ। इसकी ये बातें सुन के तो योना हंसने ही लगती है और साथ में उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाने के लिए तैयारी करती है और कहती है कि चलो अंदर चलो मेरे साथ, मैं सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मिनो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि अंदर उसे कोई पहचान ना ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिया अभी भी उसकी बुराई करी जा रही थी, जहाँ पे योना अपने हस्बैंड को लेके आता है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने हस्बैंड का सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाती है। तुरंत ही वहाँ पे आंटी भी आ जाती है मतलब मिनो की मम्मा, और आने के बाद गार्ड से बुलवा कर जी को यहाँ से बाहर करवाती है और साथ में उसे पुलिस में भी पकड़ा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनो अपनी वाइफ को लेके मतलब योना को लेके घर आ गया होता है, जहाँ पे योना बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और वो बिल्कुल भी अपने होश में भी नहीं थी, पर योना को एकदम बेबी की तरह ट्रीट कर रहा था मिनो। जब मिनो उसे उठा के लाके बेड में सुलाती है तब योना उसे बार बार पास बुलाती लगती है और साथ ही साथ उसे किस भी करने लगती है, पर यहाँ पे मिनो खुद को संभाल लेता है और उसे दूर भी कर लेता है क्योंकि वो अभी भी होश में नहीं था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जी को बहुत ही जोर वाला झटका लगा हुआ था क्योंकि तेसन ग्रुप अब उनके साथ काम करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। दूसरे पल हम देखते हैं कि जी योना से मिलने चला गया था उससे माफ़ी मांगने के लिए। योना उसे जवाब देती है कि शायद बॉस को सभी कुछ पता लग गया होता है,
और तुम यहाँ पे बार बार मेरे पास आके ये सब कहना बंद कर दो। ये अच्छा होगा कि जाके तुम डायरेक्टली बॉस से ही बात करो। इसके साथ साथ यूना वहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद सीन यहाँ पे कट हो जाती है और साथ में वो दिन दिखाई जाती है जहाँ पे डेज़ी उनके डिपार्टमेंट में, मतलब यूना के डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र लिया होता है। पर अभी भी डेज़ी को पता नहीं था कि असल में मिनो का वाइफ कौन है। उसे लगता है अभी भी कि वो मिया है, जिस कारण वो उसी सीट में बैठने जाती है जहाँ पे मिया बैठती है। और आते ही इन दोनों का झगड़ा भी शुरू हो जाता है। ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा क्याटिक लग रहा था यूना को, जहाँ पे उसकी कलीग आके कहती है तुम्हें तो ये सारी चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए कि अब से हर दिन हमारे ऑफिस में कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। यहाँ पे डेज़ी इसीलिए आया होता है कि असल में मिनो का वाइफ कौन है, यहाँ पे मिया है या फिर कोई और उसकी शक बार बार यूना पे भी जा रहा होता है। यहाँ पे कुछ देर बाद ही डेज़ी को दिखता है कि यूना अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही है, तो उसके पीछे पीछे चली जाती है बात सुनने के लिए। और साथ ही साथ वो हर जगह यूना की पीछा भी करने लग जाती है और वो वहाँ पे देखती है कि यूना किसी से मिल रही है, जो होता है उसके असिस्टेंट। ये सब देख के तो डेज़ी बार बार सोच रही थी कि शायद उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और असल में मिनो का वाइफ और कोई नहीं बल्कि मिया ही है। और ये सब देखने के बाद मिया डेज़ी वहाँ से चली जाती है और डेज़ी के जाने के कुछ देर बाद ही यूना के पास उसका हस्बैंड मतलब मिन्हो आ जाता है और साथ में उसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि माफ़ करना, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और आने के बाद ही वो उसे हग भी करने लग जाता है और साथ में कहने लगता है कि ज़रूर तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। जब यूना बहुत ही फ़नीली तरीके से जवाब देती है कि मैंने तुम्हें तो मिस नहीं किया, बल्कि तुम्हारी बनाए हुए खाने को बहुत मिस किया। दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पे मिया किसी से कॉल पे बात कर रही थी और ये कोई नहीं बल्कि वही एजेंट होता है जो मिस्टर ली से उसे मिलवाने का काम कर रहा था। और उसकी कन्वर्सेशन पूरा का पूरा सुन लेती है डेज़ी तुरंत ही मिया के पास आती है और साथ में से कहने लग जाती है कि जो ट्रिक्स तुम यूज़ कर रही हो एक ना एक दिन तुम ज़रूर ही पकड़ी जाओगी और उस टाइम मिस्टर ली को भी तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, साथ ही साथ तुम्हें इस कंपनी से भी वो निकाल देंगे। यहाँ पे मिया जवाब देती है कि डेज़ी तुम अपना फिक्र करो, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे एक क्लब में मिनो और उसका दोस्त ड्रिंक कर रहा था और उसके कुछ देर बाद वो अपने दोस्त को अपनी शादी वाली बात बताने लग जाता है। उसकी फ्रेंड ये सारी बातें सुन के हैरान तो होता है, साथ में खुश भी होता है, पर वो दोनों इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि मिनो तो वहाँ पे बेहोश ही हो जाता है। इसके बाद जानबूझ के उसका दोस्त उसकी वाइफ को कॉल कर लेता है, मतलब मिनो की वाइफ को, ताकि यूना यहाँ पे आए और वो इससे मिल पाए। और थोड़ी देर में ही यहाँ पे यूना भी आ गई होती है, पर वो क्लब के अंदर तो आ जाती है पर उनके रूम के अंदर नहीं जाने देती कुछ लड़कियाँ। वो लड़कियों को बार बार समझा रही थी कि वो उसका हस्बैंड है और बहुत सारा लर्ज करके वो अंदर जा ही रही होती है कि उतने में ही उसका हाथ पकड़ के मिनो खींच लेता है और साथ ही साथ उसे किस करने की भी कोशिश करती है और बच्चों की तरह हरकतें भी करते रखता है। दूसरी तरफ हम मिया को भी देखते हैं उसी क्लब में जहाँ पे वो मिस्टर वैंग के साथ बैठा हुआ था और साथ ही साथ चापलूसी करती हुई वो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा था मिस्टर वैंग से, जहाँ पे मिस्टर वैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्द मिस्टर ली से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया को फॉलो करते हुए डेज़ी भी यहाँ पे आया होता है और उन दोनों को एक साथ देख के तो डेज़ी उन दोनों का फ़ोटो भी खींच लेती है और वो फ़ोटो खींचने के बाद तुरंत ही वो मिया के उस कमरे में आ जाती है जहाँ पे वो मिस्टर वैंग के साथ था और वो आने के बाद कहने लगता है कि देखना अब मैं तुम दोनों का ये फ़ोटो मिस्टर ली को भेज दूँगी, उसके बाद तो तुम दोनों का डिवोर्स हो के ही मानेगा। बाहर खड़े हुए मिनो के साथ यूना ये सारी बात सुन रही होती है और उसे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। वो सोचती है कि मिस्टर ली इतनी बुरी आदमी है कि उनके साथ किसी का चक्कर चल रहा है और यहाँ पे उसकी वाइफ को भी पता नहीं है। और अंदर सब कुछ कंफर्म करने के लिए जब डेज़ी उनके वाइफ के नंबर पे कॉल लगाते हैं, मतलब मिस्टर ली के वाइफ के नंबर पे कॉल लगाती है, तो वो देखते हैं कि वो मिया का फ़ोन नहीं बल्कि यूना का फ़ोन नंबर होता है। इसके साथ साथ वो कंफर्म हो जाती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, पर यहाँ पे मिया को सॉरी बोलने की वजह वो उसे एक थप्पड़ी लगा देती है और कहने लगती है कि खबरदार अगर मैंने तुम्हें मिस्टर ली के आसपास भी देखा तो
मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। इसके बाद डेज़ी वहाँ से चली जाती है। हमें इस तरफ दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योना मिनो को लेके उस पार्क की स्टेयर में बैठा हुआ था जहाँ पे 5 साल पहले ये लोग मिले थे। मिनो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, जिस कारण से वो बकबक करने लगती है योना से कि कैसे यहाँ पे ही वो लड़की ने उसकी जान बचाया था। भले ही वो ड्रंक हालत में ये सब कह रहा था, पर यहाँ पे मिनो की ये सारी बात कहने की वजह से योना बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। इसके बाद वो मिनो से पूछने लगी, क्या तुम्हें वो लड़की फिर से दोबारा मिली थी? यहाँ पे मिनो कहने लग जाता है कि हाँ, वो तो मुझे मिली और वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनने के साथ साथ तो योना एकदम गुस्सा हो गई और वहाँ पे ही वो गुस्सा करने लग जाती है मिनो के ऊपर। साथ ही साथ वो उस हालत में भी उसे झगड़ा करने लग जाता है। यहाँ पे हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनो अपने केबिन में अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था और वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ से वहाँ पे योना और डेज़ी भी आ रही होती है। वो लोग देखते हैं कि उनके केबिन में कोई भी नहीं होता है, पर इतनी देर में ही वहाँ पे हान मतलब मिन्हो और मिनो का दोस्त आ जाता है। मिनो तो उन दोनों को एक साथ देख के अपना फेस ही घुमा लेता है, पर फिर भी योना उसे पहचान जाती है और साथ ही साथ उसके पास जाने कहने लगती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में जब डेज़ी मिनो को देखता है और उसके पास ही आने वाला था, तब मिनो तुरंत ही अपने दोस्त को हाथों से इशारा करता है और साथ ही साथ उसका दोस्त डेज़ी का मुंह बंद करवा देता है। इसके बाद मिनो योना से कहने लग जाता है, असल में इस कंपनी में मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिला है, जिस वजह से मैं यहाँ पे बार बार आता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है क्योंकि वो सेल्स डिपार्टमेंट पे है और इसी वजह से मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया था। ये सब सुनने के बाद योना उसका सर सहलाता है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है सेल्स का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, पर तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगे तो तुम इसे छोड़ सकते हो। ऐसे के साथ साथ वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे से बात करने लगती है। इसके बाद सीन तुरंत ही चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिन्हो अपने केबिन में है जहाँ पर डेज़ी भी आई होती है और वो उससे पूछने लग जाती है कि ये सब असल में चल क्या रहा है और ये कैसे पॉसिबल हुआ? तुमने अभी तक अपने वाइफ को अपने बारे में बताया ही नहीं। ये बात सुन के तो उसका दोस्त मतलब हान भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि तो फिर शादी क्यों किया? क्या तुम उसके साथ सीरियस नहीं हो? जहाँ पे मिन्हो उसे जवाब देता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं योना के साथ बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। यहाँ पे डेज़ी बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई होती है और वो मिन्हो के पास आके उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है और कहने लगता है योना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे तो मिन्हो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो डेज़ी से कहने लगता है कि देखो डेज़ी, तुम्हारे दिमाग में ना प्यार का भूत सवार है, जल्दी से इसे नीचे उतारो और सारी चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दो। हमारे बीच कभी भी कोई ना चीज़ था ना कुछ हो पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी को, जो अपने केबिन में अपने करंट गर्लफ्रेंड के साथ थी और यहाँ पे उसका करंट गर्लफ्रेंड तो उसका दिमाग ही खा जाती है। वो उसे कहने लगती है कि बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अगर ये बिज़नेस तुमसे संभाला नहीं जाता है तो कह दो, मैं तुमसे छीनना चाहती हूँ। ये यहाँ पे अपने घुटने के बल आके जी उसकी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगता है और साथ में हम देखते हैं इसके बाद जी मिया के साथ अपना कंपनी का कोलैब करता है और जानबूझ के वो यूना को भी फंसाने लगता है इस सब में और यही सब कारण के लिए अपना सामान उठा के यूना को जाना भी पड़ता है। पर इतने में वहाँ पे उस कंपनी का मेन बॉस आ जाता है, मतलब होता है मिनो का मम्मा, जो आने के साथ साथ ही यूना को रुकने के लिए कह देती है और साथ ही साथ यूना को कहती है कि तुम्हें जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस सब कांड के पीछे जो है हम उसे ढूंढ लेंगे और इसे सबक भी सिखाएंगे। हम दूसरी तरफ देखते जी और मिनो एक जगह होते हैं जहाँ पे मिनो बहुत ही ज़्यादा उसे पीटता है और सबक भी सिखा रहा होता है। सीन यही भी चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि मिनो शाम को घर आती है, पर घर आने के बाद ही वो देखता है कि पूरा घर पूरा का पूरा अंधेरा था, जहाँ पे कैंडल चल रही थी बस, और वहाँ पे तुरंत ही यूना भूत बन के आ गई होती है, जो देख के मिनो तो तुरंत बेहोश ही हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है, इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे यूना उसके लिए गिफ्ट लाया होती है,
जो कि एक बहुत ही प्रीशियस महंगा कार होता है। और उस कार की बारे में देखते ही यहाँ पे मीनू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इतना खुश हो जाता है कि वो यूना को गोद में उठा लेता है। और साथ ही साथ पार्किंग लॉट में वो बार बार उस गाड़ी को पार्क करते हुए देख रहा था। और वहाँ का वॉचमैन भी देख के सोच रहा होता है कि असल में बॉस को हो क्या गया है। और सेम थिंग होता है असिस्टेंट के साथ भी। असिस्टेंट भी सोच रहा होता है कि एक से बढ़ के एक कार है मिस्टर ली के पास, तो ये इस कार को इतना ज़्यादा क्यों पसंद कर रहा है। एकदम बच्चे के पोस रहा था ये। बाद में हम देखते हैं मिनो और यूना बाहर गई होती है, जहाँ पे यूना के दिमाग में तो अभी भी उस लड़की की बात चल रही थी जिसने मिनो की जान बचाई होती है। और साथ ही साथ यूना उस लड़की को कॉल करने के लिए कह देती है मिनो को। पर मिनो जब भी उस लड़की के कॉल मिला रही होती है कि तुरंत ही वहाँ पे कुछ अनजान इंसान आके अटैक कर देता है इनके ऊपर। फिर उस अनजान इंसानों के साथ मिनो की बहुत ही जोर वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे मिनो का असिस्टेंट आ जाता है जो कि आसपास ही थे उनके। इसके बाद वो सारे अनजान आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद यूना नोटिस करती है यहाँ पे असिस्टेंट को और पूछने लग जाती है साथ ही साथ कि वो यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं। जहाँ पे असिस्टेंट जवाब देता है कि वो तो इस पार्क के आसपास बस टहल रहा था और तुरंत ही वो यहाँ पे यूना और उनके हस्बैंड को देखा इस हालत में, इसलिए वो बस मदद करने आ गए थे। इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि यूना और मिनो घर में होता है, जहाँ पे यूना उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। पर मरहम पट्टी करने के बजाय मिनो की लगी हुई चोट पे वो और भी ज़्यादा मारने लगती है, क्योंकि मिनो बहुत ही ज़्यादा उसे एक्सक्यूज़ दिए जा रहा था और साथ में बातें घुमा के कह रहा था। इसके बाद आखिरकार मिनो कन्फेस कर ही देता है यूना से कि आखिर वो वही इंसान है जो 5 साल पहले मिनो को बचाया था। यूना को उसकी बातें सुन के ढंग से कुछ याद नहीं आ रहा था, पर उसको इतना याद थी कि उसने 5 साल पहले किसी की तो मदद की थी, क्योंकि उसे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर चढ़ गई थी। और ऐसे ही एक एक करके सारी बात हमें बताया जाता है। इसके बाद हम लोग फिर से रियल टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे यूना मिनो से कहने लगती है कि तो फिर तुम इस 5 सालों से यूएस में थे, अब्रोड में, और ये 5 साल बाद तुम यहाँ पे वापस आके मुझसे शादी की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे एहसान लौटाने के लिए। जिसके बाद मिनो हाँ तो करता है, साथ ही साथ वो कुछ एक्सप्लेन और करे उससे पहले यूना यहाँ से उदास होकर चली जाती है। इसके बाद हम अगले दिन मॉर्निंग को देखते हैं, जहाँ पे खाना खाते हुए मिनो अपनी मम्मी से बात कर रही होता है और साथ ही साथ सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन भी करता है। यहाँ पे तो उसकी मम्मी मतलब आंटी उल्टा मिनो पे ही चिल्ला देता है कि तुम अपने रियल आइडेंटिटी रिवील कब करने वाले हो। दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं कि मिनो घर का सारा काम कर रहा था, जहाँ पे तुरंत ही यूना आ जाती है और साथ ही साथ उसे उसका सारा सामान पैक करने के लिए कह देती है कि मिनो सच में उससे प्यार करता है। यूना फिर से कहने लगती है कि ठीक है, पर फिर से तुम्हें मेरे मम्मी पापा से मिलना पड़ेगा पहले। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग फिर से अपने मम्मी पापा से मिलने गए होते हैं। साथ ही साथ मिनो को ये भी लग रहा था कि शायद इस बार वो लोग मान जाए, पर वो दोनों तो मानते ही नहीं। यहाँ पे खास करके आंटी तो उनको मानता ही नहीं है। साथ ही साथ वो चिल्लाने लग जाती है और बार बार डिवोर्स लेने के लिए कहती है यूना को। साथ में वो यूना को ये भी कह जा रही थी कि यूना, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे रिश्ते ढूंढ के रखे हैं, तुम बस इस इंसान को डाइवोर्स कर दो। पर यहाँ पे सीधी तरीके से यूना उन्हें मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों फिर से अपने घर जाने लगते हैं और यहाँ पे यूना तो सामने से उसे माफ़ी भी मांगती है कि उसकी पेरेंट की इस तरीके की बिहेवियर की वजह से, जहाँ पे मिनो जवाब देते हैं कोई बात नहीं, मैं खुद को तुम्हारी मम्मा के सामने बहुत ही जल्द प्रूफ कर दूँगा, उसके बाद वो हमें मान ही लेंगे। दूसरी तरफ हम फिर से आंटी को देखते हैं, मतलब मिनो और मिनो की मम्मा को, जहाँ पे मिनो की मम्मा उसे कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यूना तुम्हें इतने आसानी से माफ़ कर दिया। मिनो अपनी मम्मा से कहने लग जाता है, देखिए भले ही वो मुझसे नाराज़ है, पर मैं उसे मना लिया हूँ, वो भी कुछ ना कुछ समझा के, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ और साथ में सिंसियर भी। तो फिर आखिर में उसे माफ़ तो करना ही था।
सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि मिन्हो अपने ऑफिस से निकल रहा था, जहाँ पे जी और उसका गर्लफ्रेंड आ जाता है। यहाँ पे उन दोनों को भी पता नहीं था कि असल में मिस्टर ली दिखते कैसे हैं, पर उनके असिस्टेंट के बारे में उन दोनों को बखूबी पता था। तो जी का गर्लफ्रेंड बार बार उसके असिस्टेंट से मिस्टर ली से मिलवाने के लिए कह रहा था, जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है क्या आपके पास उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, वो भी मिलने के लिए। तो वो कहने लगती है कि हाँ, मेरे डैड ने पहले से ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके रखे मिस्टर ली के साथ। और यहाँ पे तुरंत ही मिन्हो बोल पड़ता है कि भले ही तुम्हारा डैड मुझे अच्छे से जानता हो, पर तुम शायद मुझे यहाँ पे नहीं जानते हो, और मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, तुम और तुम्हारे कंपनी के साथ मैं सारे रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ। इसके साथ साथ वो दोनों उससे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगते, साथ में रिक्वेस्ट भी करते, पर मिन्हो तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। और इसके साथ साथ उनको मना करके मिन्हो यहाँ से जा ही रही थी कि यूना यहाँ पे आ जाती है, और सारे सीन देख के उसे पता लग जाता है कि असल में मिस्टर ली है कौन। मिन्हो उसे देख के बहुत ही घबरा जाता है और साथ में उसे समझाने के लिए जाता है, तो उसे साफ साफ मना कर देती है यूना कि ऑलरेडी तुमने ये गलती कर चुके हो, उसके बाद फिर से दूसरा गलती। तुम्हें क्या लगता है मैं कितनी बार तुम्हें माफ़ करूँ, तुम्हारी कितनी बातों को मैं नज़रअंदाज करूँ। मुझे अभी तक लगता था कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, पर मैं तो बिल्कुल गलत थी, साथ ही साथ तुम और तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी को भी। ऐसे तुरंत ही वो चली जाती है। जब यूना यहाँ से जा रही होती है कि उसे मिन्हो और उसके साथ बिता हुआ सारी मेमोरी से करके याद आने लगती है, और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ मिन्हो भी दौड़ के आ रहा था जैसे कि वो यूना को रोक पाए। मैंने उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था, साथ में उसे सारी बातें खुल के समझाना भी चाहता था, पर इतने में यहाँ पे अपना कार लेके यूना जा चुकी होती है। दूसरी तरफ वो उसे ढूंढते हुए घर में आ गई होती है, पर यहाँ पे तो यूना था ही नहीं, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए कहता है कि असल में यूना है कहाँ। जहाँ पे थोड़ी देर में ही उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि असल में वो अपनी असली मम्मी पापा के घर गया हुआ है। उसके बाद मिन्हो भी तुरंत वहाँ पे चला जाता है, और उसे देख के उसकी मदर इन लॉ मतलब यूना की मम्मी बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है, चिल्लाने भी लगती हैं, और साथ ही साथ उसे फिर से डिवोर्स के लिए कहने लगते हैं। पर यहाँ पे मिन्हो तो बिल्कुल मना कर देती है, और वो बार बार अपने प्यार मतलब यूना के बारे में पूछती रहती है। तुरंत ही थोड़ी देर में वहाँ पे यूना आ जाती है और अपने मम्मी से कहने लगती है कि आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्द हमारा रिश्ता टूटने वाला है। मिन्हो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैंने जो किया मैंने बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे प्यार किया या शादी किया। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एकदम प्योर हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आंटी को भी पता लगती है कि असल में उनका सन इन लॉ है कौन। जब भी उसको उसकी आइडेंटिटी असल में पता लगती है आंटी को, आंटी तो तुरंत ही उसे मतलब मिन्हो को अपने सन इन लॉ के तौर पे एकदम एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही साथ वो एकदम रंग बदलू सास की तरह बताने लगती है कि तुम दोनों असल में डिवोर्स लेना ही क्यों चाहते हो। जहाँ पे यूना एक एक करके बातें अपनी मम्मा को बताने लगती है। इसके बाद आंटी यूना को समझाने लगती है कि असल में देखो वो भले ही तुमसे झूठ कही हो, पर फिर भी उसका फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल प्योर है, तो फिर तुम ऐसे एक तरफा डिवोर्स कैसे दे सकते हो उसे। और इसके साथ साथ वो अपने सन इन लॉ के साइड हो जाते हैं, और इसके बाद उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। आंटी और ये बात सुनने के बाद ही मिन्हो उसे लेके बाहर आ जाती है, और बाहर निकलने के बाद से ही फॉर्मेलिटी के साथ बात करने लग जाती है यूना, और उसे तुरंत ही याद आती है कि मिन्हो की मम्मी के बारे में जो हर वक्त कंपनी में आके उसे सेव किया करती थी। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि यूना और आंटी मतलब मिन्हो की मम्मा दोनों ही एक साथ शॉपिंग गई होती हैं, जहाँ पे सब कुछ आंटी यूना के लिए ख़रीद लेती हैं। और इसके साथ साथ यूना को उस दिन का याद आता है कि जिस दिन ऑफिस में कोई उसके लिए इतना सारा गिफ्ट भेजा था। तो आंटी कहने लग जाती है कि सही कहा तुमने, वो सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए था। जहाँ पे यूना उनको थैंक यू कहती है, और थैंक यू कहते हुए उन्हें हग भी कर लेती है। पर इतनी में ही यहाँ पे यूना का वो एक्स फियांसे आ जाती है, और साथ में होती है उसका लवर। और यहाँ पे यूना को देखते हुए वो बड़े बड़े डिंगे मार के सारे कपड़े खरीद रहा होता है वहाँ का, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए। पर क्या करे, उसके कार्ड में उतने पैसा तो था ही नहीं।
पर इसके साथ साथ जब यूना का मदर इन लॉ मतलब आंटी की कार्ड स्वाइप होती है और उसमें लिमिट देख के तो उन दोनों का एकदम आग सर में ही चली जाती है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा चौंक गई होती है। अरे यहाँ पे यूना उनको फिर से एक बार थैंक यू कहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिनहू और यूना अपने मदर इन लॉ के साथ अपने डिनर कर रही होती है और साथ ही साथ यहाँ पे तो मिनहू बहुत ही प्यार से अपने हाथों से यूना को खाना खिला रही होती है। और ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी यूना के लिए, क्योंकि ये उसके सामने उसके मम्मा बैठा हुआ था। यहाँ पे उसकी ये ऑकवर्डनेस को देखते हुए मिनहू कहने लगता है कि देखो ये बात ठान लो, यहाँ पे उसकी मम्मा तो इतनी जल्दी जाने ही नहीं वाली है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ऊपर अपने कमरे में होते हैं और ऊपर उन दोनों के अंदर बहुत ही एक प्यारा सा जंग चलता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं वो सब ऑफिस गए थे और अभी ऑफिस में आने के बाद यूना की आइडेंटिटी रिवील हो ही जाती है। ये सारी बातें सुन के मिया को तो समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये सब असल में पॉसिबल कैसे है। वो बिल्कुल चौंक जाती है और साथ ही साथ कंफर्म होने के बाद बार बार यूना से माफ़ी मांगती रहती है एकदम गिड़गिड़ा के, पर यहाँ पे वो बिल्कुल भी उसे माफ़ी नहीं करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक डेट के लिए गई होती है यूना और साथ में मिनहू। यहाँ पे यूना फिर से मिनहू से पूछने लग जाता है कि उस दिन तुम एक बार में मुझे कैसे पहचान गए, जहाँ पे वो मिनहू पुराने दिनों की बातें उससे करने लगती है, जहाँ पे इसी रेस्टोरेंट पे उसे डंप किया गया था उसके बॉयफ्रेंड के ज़रिए। और उसके साथ जब भी कुछ भी होता है वहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं मिनहू कोइंसिडेंटली वहाँ पे पहुँच ही जाता है। इसके बाद एक एक करके सारी बातें उन दोनों में डिस्कस होती रहती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक प्यारा सा अंगूठे के साथ यहाँ पे इसी रेस्टोरेंट पे मिनहू यूना को प्रपोज कर देती है शादी के लिए। पहले तो वो ना कर रही थी और उसे डरा रही थी, आखिर में वो शादी के लिए हाँ कह ही देती है उसे। इसके बाद सीन एकदम शिफ्ट होती है उनकी शादी के दिन में और इसके साथ साथ उन दोनों की एक बार और शादी होती है फाइनली, जैसे यूना को सच में चाहिए थी। शादी के साथ साथ ही ये सीन ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद हम सीधा 9 मंथ बाद देखते हैं, जहाँ पे यूना ने एक बहुत ही प्यारे बेबी को जन्म दिया था। यहाँ पे यूना अपना बाहर संभाल रही होती है, मतलब बाहर के बिजनेस के सारे काम, और दूसरी तरफ मिस्टर ली मतलब हमारा प्यारा सा मिनहू घर के सारे काम और साथ में बेबी को भी संभालता है। इसके साथ साथ वो एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन होती है यूना। और इसी सीन के साथ साथ आज का ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे ही एंडिंग होती है। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय।